Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss MCQs from the chapter Magnetism and Matter. तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल देखो क्या है। अ लॉन्ग मैग्नेटिक नीडल ऑफ लेंथ 12, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M and pole strength M units is broken into two pieces at the middle. The magnetic moment and pole strength of the each piece will be. अब देखो यहां पर ये बोला गया है कि इसे बीच में से तोड़ा गया है। अब जैसे ये हमारे पास में मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। मैंने माना कि पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाएगा आपका स्मॉल एम इंटू 12। ये बात क्लियर है। अब इस मैग्नेट को तोड़ने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तो ये तरीका है कि मैं इसे यहां से तोड़ूं, तो मेरे पास में पोल स्ट्रेंथ कितनी रहेगी बेटा? पोल स्ट्रेंथ इस केस में अभी भी m डैश बराबर m हो जाएगी। और मैग्नेटिक मोमेंट की जब मैं बात करूंगा, मैग्नेटिक मोमेंट की जब मैं बात करूंगा तो m डैश बराबर m इंटू l, मतलब m बाई 2 आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट हो रही है m बाई 2 और पोल स्ट्रेंथ आ रही है m। ये यहां पर इसमें एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी देखो, मैं इसको पिंक लाइन से देखो ऐसे तोड़ दूं, भाई बीच में से तो अभी भी टूट रही है। तो इस केस में हमारे पास में पोल स्ट्रेंथ जो रहेगी m डैश, वो आपकी आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? पोल स्ट्रेंथ बिकम्स हाफ जब आप इसे इस तरह से तोड़ोगे। और इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा आपके पास में, वो आएगा m डैश बराबर m बाई 2 इंटू, और इस बार लेंथ बेटा पूरी की पूरी आएगी, मतलब आपके पास में आंसर आएगा, 2 से 2 कट गया, तो ये आएगा स्मॉल m इंटू l, मतलब m बाई 2। क्लियर? देखो ये है आपकी पुरानी वाली मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहां पर आंसर कौन सा लगाए, तो आप ये तो देख सकते हैं, ये तो नहीं लगाना है और ये भी नहीं लगाना है, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो तो हाफ हो जा रहा है। अब दूसरा ऑप्शन ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि सवाल में मैग्नेटिक मोमेंट आधा इसमें भी दिया है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ देखो इसमें m बाई 2 है और इसमें m है। तो सवाल यही उठ रहा है कि अब मैं कौन सा आंसर लगाऊं। कुछ बोला ही नहीं है, तोड़ी कैसे है। तो अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखें, जब कुछ नहीं बोला गया है, ब्रोकन इनटू 2 पीसेस एट द मिडल, इसका मतलब ये वाला तरीका है। कौन सा वाला? कि आपने इसे परपेंडिकुलरली तोड़ा है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या ये पॉइंट? कैसे तोड़ा है? इसे परपेंडिकुलरली तोड़ा है, ये मानना है। और जब ये मानोगे तो पोल स्ट्रेंथ आंसर आएगा m और मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर आएगा m बाई 2। सो आपको इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर जो लगाना है वो C लगाना है। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे भी तो लगा सकते हैं ना। नहीं लगाना है, यही बताने के लिए मैं आया हूं। ये सवाल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या चेंजेस, क्या दिमाग में रखना है, इन छोटी छोटी बातों को ही मुझे यहां पर आपको बताना है। अगला सवाल देखिए क्या है। अ स्टील वायर हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M, इफ इट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। देखो क्या हो रहा है, ये आपके पास में मान लेते हैं एक वायर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट की यदि मैं बात करूं तो ये कुछ m इंटू आर ऐसे मान लें क्या? सर लेकिन यहां तो ये वायर है ना, ये मैग्नेट थोड़ी है बेटा। स्टील की वायर को मैग्नेट में बनाया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में ही पढ़ा है आपने। लेकिन अब आपने क्या किया कि यहां आपने इसे सेमी सर्कुलर रूप में तोड़ दिया है। मैं एक काम करता हूं, सुनो, इसकी लेंथ को मैं l मान लेता हूं। कितनी मान लेता हूं? l। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आपने क्या बोला है कि इसको सेमी सर्कुलर आर्क में तोड़ दिया है, तो इसकी जो रेडियस है बेटा वो स्मॉल आर आएगी।
तो इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो बनेगा m इंटू 2r। सर ये m इंटू 2r कैसे आया? तो जब आप इसे बेंड करोगे तो कहीं ना कहीं यहां पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसा सिस्टम बनेगा इसके अंदर में, तो इन पोल के बीच की डिस्टेंस तो ये डायामीटर के बराबर आएगी 2r। लेकिन एक समस्या है कि यहां पर आंसर जो देना है वो तो m के फॉर्म में देना है, तो इसको कैसे लेके आएंगे? तो समझते हैं बेटा। देखो आपने क्या किया, इस L को मोड़ के इसमें डाला है, मतलब L विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स R। पूरा मोड़ देते तो 2 पाई R, लेकिन आधा मोड़ा है तो पाई R, तो R बराबर लिखा जा सकता है L अपॉन पाई। इस वैल्यू को उठा के यदि मैं इधर डालता हूं तो m डैश बराबर स्मॉल m इंटू 2 इंटू R की जगह आएगा L अपॉन पाई। सो यहां से देखो स्मॉल m और स्मॉल l को मिला के मैं कैपिटल M लिख सकता हूं, तो m डैश बराबर आएगा 2m अपॉन पाई, और ये यहां पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी में गिवन है 2m अपॉन पाई। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन देखो, point A and B are situated on an equatorial plane of a small bar magnet at a distance x and 3x from its center. The ratio of the magnetic fields at A and B is approximately. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, सवाल में यह है कि एक छोटी सी बार मैग्नेट है, स्मॉल बार मैग्नेट है बराबर, तो ये स्मॉल बार मैग्नेट हो गई, ये इसका सेंटर हो गया, यदि मैं इसको मानू नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये आपका इक्वेटोरियल लाइन हो गई। इस प्लेन के अंदर में प्लेन पे x और 3x डिस्टेंस पर यहां पर पॉइंट रखे हैं। तो भैया अब आप देखो, आप यदि मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। कब? इक्वेटोरियल के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के क्यूब के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा बी ए अपॉन बी बी बराबर आएगा आर बी अपॉन आर ई का होल क्यूब, मतलब बी मतलब 3x और ये आएगा x का होल क्यूब, तो ये आएगा 27/1 विच इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ए और बी का मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है, तो बी ए अपॉन बी बी। ठीक है, श्योर? चलो आगे बढ़ते चले जाओ, कदम कदम बढ़ाए जा और फटाफट फटाफट आंसर निकाले जा। Two identical bar magnets, each of length capital L and pole strength small m, are placed at right angles to each other with the north pole of one touching the south pole of the other. कैसे रखना होगा मैग्नेट को? तो देखो मैंने यहां पर एक मैग्नेट रख दी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, और दूसरी कैसे है, इस नॉर्थ किसी के साउथ से दूसरे का नॉर्थ टच कर रहा है, मतलब आपने उसे रखा है ऐसे। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो भैया कैसे आएगा, तो आप देखेंगे कैपिटल एम को आप लिख सकते हो स्मॉल एम इंटू एल, यस और नो। तो अब उसने बोला है एम बराबर एम इंटू एल है, तो यहां देखोगे तो आप पाओगे कि एक वेक्टर एम ऐसे बनेगा और एक वेक्टर एम ऐसे बनेगा, मतलब आप इसे ऐसा रख सकते हो, ये एम है और ये एम है। तो मुझे बताओ इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, क्या ये √2m आएगा? अरे भैया रिजल्टेंट बताओ कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, मतलब अंडर द रूट ऑफ 2m स्क्वायर, मतलब आंसर आएगा √2 टाइम्स m, और √2 टाइम्स m गिवन है ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर? इससे रिलेटेड सवाल आपको नीट में पूछा जा चुका 2017 के आसपास के एग्जाम में, जहां पर 4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन दिए गए थे। चलो आगे आ जाओ, अगले सवाल पे ध्यान से देखो। यहां पे सवाल क्या है, टू शॉर्ट, पहले तो इसको डायग्राम को जरा मैं अच्छे से ये करता हूं।
हाँ भाई, टू शॉर्ट मैग्नेट्स ऑफ इक्वल डाइपोल मोमेंट एम आर फास्टन परपेंडिकुलरली एट दियर सेंटर्स ऐसे, मतलब यहां पर क्या कर दिया, इनको नट बोल्ट लगा के टाइट कर दिया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द राइट एंगल। तो एक बात देखो, ये क्या हो रहा है, ये राइट एंगल बन रहा है, इसके परपेंडिकुलर में है। तो एक बात बता, दोनों के लिए तो यही आएगा। तो यदि मैं एक मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो वो आएगा बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और एम अपॉन डी क्यू बराबर। और दोनों मैग्नेट का सेम आएगा क्या भाई, दोनों मैग्नेट के लिए यही आएगा या नहीं आएगा? सर बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि दोनों मैग्नेट के लिए ये पॉइंट यदि देखोगे तो यही होगा, डायरेक्शन सेम होगी या अलग अलग होगी, बस इसका खेल है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब यहां पर देखो, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों का सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस डेटा को मैं बी मान के चल रहा हूं। तो नॉर्थ और साउथ पोल के कारण जब यहां देखोगे तो भैया इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आएगा, साउथ से नॉर्थ, और जब मैं इसको देखूंगा तो इसके बेसिस पर देखूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये वाला भी बी आएगा और ये वाला भी बी आएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। सो बी नेट जब आप निकालोगे तो बी नेट कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा √2 टाइम्स बी, मतलब आपका आंसर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई √2m अपॉन डी क्यूब। ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी में यहां पर दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपने किया होगा। ध्यान क्या देना है कि ये जो है ये 3D फिगर है, तो इसको मुझे यदि समझाना है आपको तो कुछ इस हिसाब से मुझे यहां पर करना होगा। ये मान लेते हैं दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, इनको ऐसे कर दिया। अब देखो ये वाली मैग्नेट नॉर्थ और ये साउथ, तो यहां पर दूसरी वाली मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ, और इन दोनों से यहां पर है ये पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट के लिए जब मैं इस वाली मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, और ये जो खड़ी वाली मैग्नेट है इसके कारण किधर आएगा, ऊपर में बराबर। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो नेट इधर में टेढ़ा आएगा, जो नेट आएगा बेटा वो इधर में आएगा बी नेट। सो बी नेट, अब ये भी बी है ये भी बी है, तो ये बी नेट कितना आएगा, √2 टाइम्स बी, 90 डिग्री पर होने के कारण। तो आप इसका आंसर सीधा सीधा √2 भी निकाल के और बी की जगह ये इतना वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मैं यहां पर आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। चलो भाई, टू स्मॉल मैग्नेट्स ईच ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर आर प्लेस्ड इन एंड ऑन एंड पोजीशन 0.1 मीटर अपार्ट फ्रॉम दियर सेंटर्स, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, ये कितना आएगा ये आपको बताना है। तो जब भी एंड ऑन एंड पोजीशन की बात करी जाएगी तो जो फोर्स आएगा वो आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6m1 m2 अपॉन डी की पावर 4, ये वैल्यू है। तो यहां देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर -7 आएगी, ये 6 आएगा। m1 m2 देखेंगे तो 10 और 10 आएंगे, डिस्टेंस कितनी है 0.1 है, तो 0.1 की पावर आएगी 4। सो यहां पर सवाल देखो कितना हो जाएगा, 0.1 से काटोगे तो 4 0 और 5 और एक 6 0 कट जाएंगी, तो F बराबर आएगा 0.6 न्यूटन। ये एंड ऑन एंड पोजीशन के लिए फॉर्मूला होता है, नहीं पढ़ाया है तो इसको याद रखना है, थ्योरी में आपने नहीं देखा है कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है एंड ऑन एंड पोजीशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी 0.6 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो गया ये, a magnet of magnetic moment 5 ampere meter square is freely suspended in uniform magnetic field of strength 2 Tesla. The work done in rotating the magnet through an angle of 60 degrees given by. देखो फ्रीली सस्पेंडेड है, मतलब ये कौन सी कंडीशन में होगी बेटा, मोस्ट स्टेबल कंडीशन में अपने आप को रखने की कोशिश करेगी। और जो वर्क डन लिखा जाता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है mb cos θ1 माइनस का cos θ2
अब यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो m कितना दिया गया है 5, b कितना दिया गया है 2। अब सवाल यह है θ1 कितना, तो मोस्ट स्टेबल कंडीशन है, मतलब θ1 बराबर 0 डिग्री और दूसरा एंगल उन्होंने θ2 बराबर दिया है 60 डिग्री। तो ये आएगा cos 0 माइनस का cos 60 और फिर आप यहां पर आंसर निकालोगे 10 इंटू 1 माइनस का 1/2, तो वर्क डन जो आएगा वो आएगा आपका 5 जूल। सो 5 जूल जो है वो आपको ऑप्शन नंबर ए में यहां पर दिया गया है। कर सकते हैं इस सवाल को, वर्क डन के, टॉर्क के बेसिक से सवाल यहां पर बनते हैं, तो उनमें गलती नहीं करनी है, बस इतना सा हमको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है। अ मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स W units of work to turn it through 60 degree. The torque required to maintain the needle in this position. तो भैया देखो, टॉर्क का मतलब तो आएगा कि mb sin थीटा होना चाहिए और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो टॉर्क बराबर आएगा mb sin 60, मतलब टॉर्क बराबर आएगा sin 60 मतलब √3/2 टाइम्स mb। ये हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन सवाल में देखो आंसर W के टर्म्स में दिया गया है, तो पहले वर्क डन पता करना पड़ेगा। सवाल में फिर से देखो, मैग्नेटिक नीडल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब θ1 बराबर 0 डिग्री से 60 डिग्री पे रोटेट करने के लिए आपको वर्क डन लिखना पड़ेगा और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका mb cos θ1 माइनस cos θ2 होता है। अब यहां देखोगे तो θ1 0 डिग्री, θ2 60 डिग्री, तो वर्क डन जो आएगा वो आएगा mb cos 0 माइनस का cos 60। तो आप वर्क डन लिखोगे mb cos 0 1 माइनस 1/2, सो वर्क डन आ रहा है mb/2। ये दो अलग अलग चीजें चल रही हैं। अब सवाल में उसने टॉर्क पूछा है और रिलेट करना है उसको वर्क डन से, तो यहां पर आप देखेंगे कि मैं mb को लिख सकता हूं 2w, यस और नो, और यदि लिख सकता हूं तो इसको उठा के यहां पटक दो, तो टाउ बराबर आएगा √3/2, mb की जगह आपने लिख दिया 2w, सो योर टाउ का आंसर आएगा √3w। ये यहां पर आंसर है, तो √3w आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। बताओ क्या लगता है, सही कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ी हो रही है? बताओ जल्दी, सही चल रहा है? बिल्कुल परफेक्ट। सवाल में देखो क्या दिया गया है, वर्क देखो, उसने टॉर्क पूछा था, मैंने टॉर्क निकाला, लेकिन गाड़ी कहां जाके अटकी? सवाल में उसने टॉर्क पूछा था, मैंने टॉर्क निकाला √3/2 mb, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। सवाल में एक लाइन और दी गई है जो वर्कडन से रिलेटेड बातें कर रही है, तो मैंने वर्कडन का फॉर्मूला निकाला और यहां पे वर्कडन पूछ लिया, वर्कडन निकाल लिया, लेकिन दोनों का कोई तालमेल नहीं है। तो यहां पर दिख रहा है mb कॉमन है, तो इस mb के टर्म्स में मैं आंसर को लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूं। अगले सवाल पे आ जाओ। यहां पर सवाल क्या दे रहा है, द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m by an angle of 90 degree from the meridian is n times the corresponding work done to turn it through an angle of 60 degree। तो n कितना आएगा? सवाल फिर से पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है कि वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम 0 to 90 is n times in work done to rotate from 0 to 60 degree। बराबर, जो बोला है वो मैंने लिख दिया, तो वर्क डन बराबर यहां क्या आएगा, mb cos 0 माइनस cos 90 बराबर n टाइम्स mb cos 0 माइनस का cos 60। यही कहानी चल रही है। तो यहां पर आपको n बताना है, तो n बताने के लिए mb ने मारा, mb को cos 0 आएगा 1 माइनस 0 बराबर n, 1 माइनस 1/2। यहां सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 बचेगा, ये n इंटू 1/2 बचेगा। यहां से मैं कह सकता हूं n बराबर 2 मेरा आंसर आएगा, n बराबर 2 मेरा आंसर आएगा। तो हंसते खेलते इसका आंसर n बराबर 2 मैंने निकाल लिया है
और इस प्रकार से एक और अच्छा सा छोटा सा प्यारा सा सवाल हम लोग यहां पर सॉल्व करके बैठ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। क्या कह रहा है? अ बार मैग्नेट इज हेल्ड टू परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ द कपल एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज टू बी हाफ बाय रोटेटिंग इट, देन द एंगल बाय विच इट इज टू बी रोटेटेड इज। सवाल को फिर से पढ़ो, क्या कह रहा है? एक बार मैग्नेट को हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है, रख दिया। तो इस केस में जो टॉर्क आएगा वो आएगा भैया एम बी साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो टॉर्क बराबर आ गया एम बी। अब सवाल बोल रहा है कि इफ द कपल एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज टू बी हाफ बाय रोटेटिंग इट, देन द एंगल बाय विच इज टू बी रोटेटेड इज। मतलब इस पे जो टॉर्क काम करे उसे आधा करना है। मान लो ये टाउ 1 है, तो सवाल कह रहा है कि टाउ 2 जो है वो टाउ 1 का आधा हो, तो एंगल कितने से घुमाना चाहिए? तो भैया देखो, टाउ 2 लिखा जाएगा एम बी साइन थीटा बराबर टाउ 1 आएगा एम बी। मैंने एक चीज और मिस कर दी यहां पे, टाउ 2 जो है वो हाफ ऑफ टाउ 1 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा हाफ और एम बी। तो यहां से आप देखोगे तो साइन थीटा बराबर 1/2 और थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री। अब मुझे बताओ कितने लोग ये कहते हैं कि आंसर जो है वो 30 डिग्री है? बताओ फटाफट। आंसर आ गया 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। जिनको लगता है कि 30 डिग्री है वो जरा सवाल को फिर से सुनना। देखो, ये ठहरा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये ठहरा आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो मैं यहां पर हरी लाइनों से बना रहा हूं, हरी रेखाओं के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा रहा है, मतलब हरा रंग डाला। अब समझो, यहां पर ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हो गई क्या परपेंडिकुलर? हो गई, ओके। अब इस समय इस पे जो टॉर्क लग रहा है, तो देखो इस समय जो इस पे टॉर्क लग रहा है वो लग रहा है एम बी साइन 90 बराबर एम बी। अब क्या बोल रहा है कि इस पे कितना कपल कार्य करे, इस पे कपल कार्य करता है और इसको कितना घुमाया जाना चाहिए, कहां से? If the couple acting on the magnet is to be halved by rotating it, then the angle by which it is to be rotated. तो भैया अगली बार ये कहीं ऐसी कोई पोजीशन पे आए और जो टाउ लगे वो टाउ 1 का आधा हो, बराबर। तो अब देखो एक बात बताओ मुझे पहले तो प्यारी सी, यदि मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लूं तो पहले केस में जो आपने एंगल बना रहा था वो 90 था, और दूसरे केस में जब आपने टाउ 2 बराबर टाउ 1/2 मारा तो टाउ 2 को आपने लिख दिया एम बी साइन थीटा बराबर हाफ एम बी लिखा, क्लियर। तो थीटा बराबर आपका 30 डिग्री आया। तो ये जो 30 है, आपको नहीं लगता है कि ये वाला थीटा बराबर 30 डिग्री होना चाहिए? यस। तो वास्तविकता में आप ये बताओ कि घुमाओगे कितना? तो घुमाओगे तो 60 डिग्री ना, 30 डिग्री पे होगा तो टॉर्क पहले की तुलना में आधा होगा। सवाल में ये थोड़ी पूछा है, सवाल में पूछा है कि कितने एंगल से उसे घुमाना पड़ेगा। तो भैया पहले आप ऐसे खड़े थे तो आपको इधर साइड में 60 डिग्री घुमाओगे तो ये 30 डिग्री की पोजीशन पे आएगा, और ये जो टॉर्क आएगा 30 डिग्री की पोजीशन पर होने पर पहले का आधा होगा। मतलब आपको 60 डिग्री से इसे घुमाना पड़ेगा। मतलब इस केस में आंसर सी आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सवाल हल्का फुल्का सा प्यारा सा सवाल था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन हां अच्छा सवाल इसे जरूर मान सकते हैं। और इस प्रकार से हम लोगों ने यहां पर 10 सवाल कंप्लीट किए हैं और मुझे लगता है कि आपने 10 में से सबके सही आंसर दिए होंगे। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला is placed in uniform magnetic field of 0.16 Tesla
द मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी इज। अच्छा भैया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? तो यू ऑफ थीटा बराबर होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी ये होगी, तो थीटा आएगा 0। तो यू ऑफ थीटा बराबर माइनस का एम बी कॉस 0। तो मुझे बताओ ये आएगा माइनस एम 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 यहां पर दिया गया है 0.4 और बी यहां दिया गया है 0.16 और कॉस 0 तो 1 होगा। तो 16 चौका 64 माइनस 0.064 और जूल इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी लगाना है। यहां पर ध्यान से देखना, बी में प्लस 0.064 है जबकि सी में माइनस 0.064 है। अब यहां पर यदि ये एक वर्ड को परिवर्तित कर दे, स्टेबल की जगह अनस्टेबल कर दे, तो उस केस में आपका थीटा बराबर 180 डिग्री आएगा और फिर आपका वर्क डन प्लस वाला हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी वाला आ सकता था। क्या अभी आएगा? नहीं, अभी नहीं आएगा। अभी कौन सा आएगा? अभी सी वाला आएगा, नेगेटिव आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल पे। ये क्या हुआ? A coin in the shape if an equilateral triangle of side 0.02 meter is suspended from its vertex such that it is hanging in a vertical plane between the pole of pieces of permanent magnet producing a uniform field of 5 into 10 to the power minus 2 Tesla. If a current of 0.1 ampere is passed through the coil, the couple acting is। बताओ क्या आंसर यहां पर आना वाला है? देखो, एक कॉइन है, एक्चुअली एक कॉइल होगा, है ना, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के शेप में है। ओके, तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का शेप। इसकी भुजा की जो लंबाई है वो 0.02 मीटर है और इसे हमने कहां से लटकाया है? इसके एक वर्टेक्स से लटकाया है। कुछ इस प्रकार से लटकाया है कि ये एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में लटक रही है। मान लेते हैं यहां है नॉर्थ पोल, यहां है साउथ पोल, मतलब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, और जब ये लटका गया है तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B बराबर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला का है। सवाल में पूछ रहा है इस पे टॉर्क कितना लगेगा यदि इसमें से 0.1 एम्पियर का करंट पास किया जाए। तो देखो, इसमें जो लटकेगी ना, ये ऐसे लटकेगी। ठीक है, ऐसे ही क्यों होगी भैया? क्योंकि जब इसमें आप करंट फ्लो करोगे, अब इसमें रीजन समझो, कुछ चीजें होती है। जब आप इसमें करंट फ्लो करोगे तो क्या होगा कि इसमें करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ये, तो ये भी तो अपने आप को नॉर्थ साउथ ऐसा अलाइन करने की कोशिश करेगी। यस और नो? अब क्लॉकवाइज सेंड कर रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज सेंड कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपके पोल्स डिसाइड होंगे इस कॉइल के अंदर में। ठीक है, तो टॉर्क जो आएगा वो आएगा निब्बा साइन थीटा। ये निब्बा कहां से लिख दिया सर? अभी तक तो टॉर्क आप एम बी साइन थीटा लिख रहे थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एम क्या होगा? एन आई ए। यस और नो? एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है? इन करंट, और ए क्या है? एरिया। अब सवाल में बस एक ही काम करना है और वो क्या है बेटा? आपको निकालना है इसका एरिया, निकालते आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। तो टॉर्क बराबर नंबर ऑफ टर्न्स है ही नहीं, 1 है। करंट कितने का पास कर रहे हैं? 0.1। मैग्नेटिक फील्ड है 5 गुणा 10 की घात माइनस 2। एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया बराबर √3/4
साइड का स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में कितने की साइड है भैया? 0.02 0.02 का स्क्वायर और साइन 90। चलो भैया कितना आएगा टॉर्क निकालो। एक तो पॉइंट हटाओ, ये -3 हो जाएगा, साइन 90 तो 1 हो जाएगा, 2 से काटोगे ये 4 कट जाएगा, 2 और 2 4 और 5 6 7 7 0 ये आएंगी तो 5√3 इंटू 10 टू द पावर -7 है क्या बेटा? ये 5√3 इंटू 10 टू पावर -7 ऑप्शन नंबर ए में आपको इस सवाल का आंसर दिख रहा है। बोलो अब इस सवाल में क्या था? इस सवाल में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट था और वो ये था कि आप यहां पर एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये यहां पर देखने वाली पॉइंट थी। यस और नो, सही है क्या? लेकिन अब आप यहां पर एक पॉइंट और ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो ये है कि सवाल में ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज दिया गया है। क्या दिया गया है? नन ऑफ दीज दिया गया है। ठीक है, अब मेन बात ये है बेटा, यहां पर समझो क्या, इस सवाल में हमने थीटा को 90 मान के सॉल्व किया, लेकिन सोचो ये साइन 0 हो तो आंसर 0 आ जाएगा, या साइन 30 हो तो आंसर कुछ और आ जाएगा। ऐसा क्यों हो सकता है, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? समझो क्या है कि जब आपने ये नॉर्थ और साउथ को ऐसे रख दिया, दूसरी बात यह कि आपको इसमें बताया नहीं गया है कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि जरूरी तो नहीं ना कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ में बनने वाला एंगल कितना आएगा। भाई देखो, ये तो आप एरिया का डायरेक्शन आंसर निकाल रहे हो। नहीं समझ में आया? समझो कैसे बताऊं मैं। अरे यार यहां पे अब कैमरे का ढक्कन नहीं होता, मेरे को बार बार वो पुराना वाला स्टूडियो याद आता है। देखो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, अब यहां पर यदि आप एरिया की बात करोगे, या तो एरिया इधर होगा या एरिया इधर होगा या नहीं होगा? और जिस डायरेक्शन में आपका एरिया होगा, क्या उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा? बिल्कुल होगा। अरे भाई जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो अब यहां पर जब इसमें से करंट फ्लो करोगे तो इस करंट फ्लो के कारण ये इसके अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? ये भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करेगा। अब दूसरी बात ये है कि जब आप इसको लटकाओगे तो क्वाइट पॉसिबल कि ये अपने आप को इसी तरह अलाइन करे, लेकिन यहां पर एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी तो आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये तो ज्यादा सोचने वाली बात हो गई, लेकिन कुल मिला के ये है कि यहां एक पॉसिबिलिटी को ऐसे नहीं नकारा जा सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ये हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाए तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए। इस केस में टॉर्क बराबर 0 हो जाए। 90 ही क्यों, समझिए। ठीक है, सो इसलिए इस सवाल का ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा। क्लियर है? लेकिन यदि यहां पर नन ऑफ दीज नहीं लिखा होता तो यही आंसर आता। ठीक है, सुन लीजिए सवाल को। चूंकि थीटा गिवन नहीं है, चूंकि थीटा गिवन नहीं है, तो और ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया है, चूंकि थीटा इज नॉट गिवन, मतलब ये कितने पे इंक्लाइन है, ऑल्सो ऑप्शंस हैज नन ऑफ दी अबव, इसलिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे। यदि चौथे में भी कोई नंबरिंग वगैरह लिखी होती ना तो हम आंख बंद करके ऑप्शन नंबर ए को ही लगा के आते थे। इज इट क्लियर? ध्यान रहेगा कि ये वाला पॉइंट श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल देखो क्या है। A magnetic potential at a point on the axial line of a bar magnet of dipole moment M is V.
व्हाट इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू द बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट m/4 एट द सेम पॉइंट। तो भैया मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो भैया मैं यहां से कह सकता हूं मैग्नेटिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो सेम पॉइंट पे हो तो m/4 कर दोगे तो क्या ये v/4 हो जाएगा। सवाल खत्म, सवाल खत्म। ठीक है, जनरली डिस्टेंस के सवाल पूछे जाते हैं, ये एक अलग बात है। जनरली आपके डिस्टेंस के सवाल पूछे जाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर मैग्नेटिक मोमेंट को ही 1/4 कर दे और वहां पे हमारा ध्यान न जाए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो 2 या 3 में डिस्टेंस से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड का सवाल किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल। तो उसी तरह से हो सकता है, सो इस पे ध्यान देना ना भूलें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्या कह रहा है, a very long bar magnet is placed with its north pole coinciding with the center of circular loop carrying an electric current I. The magnetic field due to the magnet at a point on the periphery of the wire is B. The radius of the loop is A. The force on the wire, force कितना लगेगा इस वायर पे, डायग्राम को बनाना पड़ेगा। देखो ये ऐसा एक करंट कैरिंग लूप है और लॉन्ग बार मैग्नेट है, तो भैया ये लॉन्ग सी लंबी सी बार मैग्नेट बना दी। सवाल में कह रहा है कि इसका जो नॉर्थ पोल है कोइंसाइडिंग विद द सेंटर, तो भैया ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो गया। अब सवाल के अनुसार इसमें से कोई तो भी करंट फ्लो हो रहा है। ओके, आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, the magnetic field due to a magnet at a point on the periphery of the wire is B. Magnetic field due to a magnet at a point on the periphery of the wire is B. इस मैग्नेट के कारण यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है B. रेडियस ऑफ द लूप इज A. द फोर्स ऑन द वायर कितना होगा। तो एक बात बताओ क्या है, when a current carrying conductor is placed in magnetic field, then force F बराबर BIL साइन थीटा, ऐसा आप कहते हो। यस और नो, ये बात सही है क्या, इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं। ओके, चलो अब आ जाओ। अब यहां देखो ये मैग्नेट की लेंथ हो गई है ना, बिल्कुल। अब इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस मैग्नेट के अलॉन्ग ऐसा ही होगा क्या, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इसकी जो लेंथ होगी वो L ऐसे ही होगी क्या, कहीं बिल्कुल ऐसे ही होगी। यस और नो, लेकिन सवाल में तो ये है ही नहीं, है क्या सवाल में, ये गलत। अब यहां पे ध्यान से देखो, करंट किसमें फ्लो हो रहा है, इसमें फ्लो हो रहा है, इस लूप में, है कि नहीं, एज पर द क्वेश्चन। लेकिन मैं उल्टा करके बता रहा हूं आपको। तो क्या बात कर रहा है, अरे भाई बात समझ में आ रही है। एक बात बताओ, चलो यहां पे आओ, थोड़ा सा जिनको डाउट हो रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि पहले इसको पहले पूरा निपटा दूं। बताओ क्या करूं। सवाल के अनुसार तो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें थोड़ी हो रहा है, तो मैग्नेट है। तो क्या मैं इस कॉन्सेप्ट को लगा सकता हूं, BIL साइन थीटा को नहीं लगा सकता। लेकिन आप जानते हो न्यूटन की गति का तृतीय नियम, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यस, ओके। दूसरा पॉइंट और समझो, उसको जाने दो, यदि उससे समझ में नहीं आया हो तो भी हम इसको कर सकते हैं कि इस मैग्नेट के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड इस पेरीफेरी पे इतना दिया गया है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड बी में ये एक सर्कुलर लूप रखा गया है। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लिखा जाता है B इंटू आई इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है
वो कितना है, 0 है, तो फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। सेमी सर्कुलर लूप के सवाल करे हुए हैं आपने, आधे लूप को रखते हैं तभी, लेकिन चूंकि अब हम मैग्नेट पढ़ चुके तो इसलिए हमने यहां पर मैग्नेट रख के सवाल को करवाया है। ठीक है, ये BIL sin थीटा का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो गया, मैग्नेटिक फोर्स का, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म में सीख के आए हो ऑलरेडी। यहां क्या नया है, नया है वह क्या, मैग्नेट को यहां रखा है, करंट इसमें फ्लो करवाया है। लेकिन सोचो उल्टा भी तो हो सकता था सवाल, यदि इसमें भी करंट फ्लो करवाए, इसमें भी करंट फ्लो करवाए तो क्या हो सकता था, तो भी वही आंसर आने वाला था। यस और नो, मतलब सवाल ऐसे पूछता होता कि एक मैग्नेट को मोड़ के ऐसे रख दिया और एक कंडक्टर ऐसे रख दिया, इसमें से करंट फ्लो करवा दिया, आंसर 0 आएगा भाई। क्यों, अरे क्यों 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 क्यों, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एंगल कितना आएगा, या 0 या 180, तो साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, इसी के कारण मैं ऐसा यहां पर कह सकता हूं। सो आंसर विल बी 0, ध्यान रखना और कुछ सोचना मत बेटा इसमें, है ना। चलो आगे बढ़ जाओ अगले सवाल की तरफ। A horizontal circular loop carries a current that looks clockwise when viewed from above. ऐसे एक लूप मान लो, अरे रे रे रे, एक ऐसा एक लूप है, मुझे इसको ऊपर से देखना है, और जब मैं ऊपर से देख रहा हूं तो इट लुक्स क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी ऐसे घूमती है तो करंट ऐसे दिख रहा है। ओके, it is replaced by an equivalent magnetic loop consisting of a south pole S and a north pole N. इसको हमने एक इक्विवेलेंट किससे रिप्लेस किया है, मैग्नेटिक लूप से, जिसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। तो एक बात बताओ, ऐसे घूम रहा है, ये करंट इसमें ऐसे घूम रहा है, तो अंगूठा नीचे जा रहा है, मतलब नीचे नॉर्थ पोल और ऊपर साउथ पोल होना चाहिए। यस और नो, अरे भाई नहीं समझ में आया, ये ऐसे है तो ऐसे नहीं, तो आप इसको देखो, मेरे पास ये ढक्कन है, कहां जाएगा, सोचो यदि आपने इसमें करंट ऐसे फ्लो करवाया तो आप अंगूठा ऐसे लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया ना, यस और नो। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, अंदर में साउथ से नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ से साउथ। तो अब सवाल में क्या, अच्छा इसके नीचे पॉइंट और लिखे हैं, द लाइन SN शुड बी अलोंग अ डायामीटर ऑफ द लूप। आंख बंद करके गलत कर दो, क्यों भैया, यदि इसको इक्विवेलेंट लूप से करोगे तो ये तो सेंटर से जानी चाहिए ना, मतलब पहला जहां लिखा है वो गलत है और पहला सिर्फ यही लिखा है। ओके, द लाइन SN शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। तो यार ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये जहां पर है वो सही हो सकता है, ये और ये, तो मतलब ये तो पक्का गलत है। अब ये गलत है, मतलब या तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है या फोर्थ गलत है, तो थर्ड से मेरा काम होने का। थर्ड है द साउथ पोल शुड बी बिलो द लूप, अरे रे रे रे, बिलो तो नॉर्थ आना चाहिए, साउथ ऊपर आ रहा है, मतलब थर्ड गलत है, तो ये भी गलत है, और चौथा सही होना चाहिए। चौथे में लिखा गया है द नॉर्थ पोल शुड बी बिलो द लूप, तो चौथा यहां पर इस प्रकार से बन रहा है, यस और नो। ठीक है, तो इसमें मैंने इससे रिलेटेड सवाल यहां पर MCQs करवाए हैं। अभी एक दो सवाल और बचे होंगे ना, अभी तो बचे होंगे, मैंने उसमें वो सवाल डाले, हाँ यस, 2 सवाल और बचे हैं बेटा, दोनों सवालों को और खत्म करते हैं यहां पर फटाफट से। ये रहा, एट अ सर्टन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट, द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। सवाल में फिर से पढ़ना, एट अ सर्टन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड is √3 times वर्टिकल कंपोनेंट, तो एंगल ऑफ डिप कितना आएगा भैया, इसे लिखा जाएगा B cos थीटा,
बराबर √3। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? बी साइन थीटा। कैंसलेशन करो, √3 इधर आएगा, 1/√3 बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर 30 डिग्री होगा, है ना। सवाल कह रहा है किसी स्थान पर चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्वाधर घटक का √3 गुना है, वर्गमूल 3 गुना है। तो भैया बी एच बराबर √3। अब ये बी एच बी कॉस थीटा होता है, बी बी साइन थीटा होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। और यहां पर ये थीटा क्या होता है? डिप का काम करता है। तो √3 इधर जाएगा तो 1/√3 tan थीटा के अंदर में 30 डिग्री पर मिलेगा। और जब 30 डिग्री पर मिलेगा तो हम आंसर में ऑप्शन नंबर डी को लगाएंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? Is it clear to you or not? If it is clear, then we can proceed towards the next and last question, that is question number 17 और 17 में खतरा। A dip circle is adjusted so that the needle moves freely in the magnetic meridian. In this position, the angle of dip is 40 degree. Now the dip circle is rotated so that the plane in which the needle moves makes an angle of 30 degree with the magnetic meridian. In this position, the needle will dip by an angle of कितने से क्या होगा? पहले सवाल को फुर्सत में आराम से पढ़ो एंड देन सोचना कि क्या आंसर आना चाहिए। एक डिप सर्कल को एडजस्ट किया गया है ताकि ये जो सुई है वो कहां घूमे? मैग्नेटिक मेरिडियन में घूमे। ये डिप वाला है, ठीक है, कंपास नहीं है, ये डिप नीडल है। तो डिप नीडल तो वर्टिकल प्लेन में घूमती है ऐसे, है ना। चलो, इस इन दिस पोजीशन ऑन द एंगल ऑफ डिप इज 40 डिग्री। तो भैया ये हमने माना ये है 40 डिग्री, तो यहां होगा बी एच, यहां होगा बी वी, तभी तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन में घूमेगी। नाउ द डिप सर्कल इज रोटेटेड सो दैट द प्लेन इन विच द नीडल मूव्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दिस पोजीशन द डिप नीडल विल डिप बाय एन एंगल ऑफ। अब देखो यहां पर आपने क्या किया है? प्लेन को घुमाया है और प्लेन को घुमाने पर आपको 30 डिग्री मिल रहा है। एक काम करो, आप रिकॉल कर पा रहे हो क्या? tan थीटा डैश बराबर tan थीटा अपॉन cos अल्फा। सो यहां देखेंगे tan 30 बराबर, यहां आएगा tan थीटा और यहां आएगा cos cos cos। अब ये क्या है? Now the dip circle is rotated so that the plane in which the needle moves makes an angle of 30 degree। जिस प्लेन में ये नीडल घूम रही है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो इस पोजीशन में द नीडल विल डिप बाय एन एंगल ऑफ कितने का आएगा? ये हमको यहां पर चेक करना है। तो tan 30 बराबर tan थीटा अपॉन cos अल्फा। तो अल्फा तो ये एंगल होता है जहां पर आपका प्लेन घूम रहा होता है, यस और नो। तो अपरेंट वाला यहां पर प्रॉब्लम कर रहा है। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो एक बार। Now the dip circle is rotated so that the plane in which the needle moves makes an angle of 30 degree with the magnetic meridian. Needle moves. Now the dip circle is rotated so that the plane in which अरे रे 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 रे, तो यहां पर ये गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? सुनो, देखो क्या हो रहा है। यहां पर देखो ये कौन थी? डिप नीडल थी, ये ऐसे घूम रही थी। अब आपने क्या कर दिया? प्लेन को इस प्रकार से रोटेट किया है कि
जिस प्लेन में अब ये जो डिप नीडल घूम रही है वो मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री के एंगल पर है, मतलब आपने क्या कर दिया है, प्लेन वाले एंगल को एडजस्ट किया है। तो यहां पर tan थीटा डैश बराबर tan थीटा अपॉन cos 30। यस, ओके। तो tan थीटा डैश बराबर tan थीटा अपॉन √3/2। तो ये रिलेशन आ रहा है हमारा डिप और इसके अंदर में। अब सवाल ये पूछ रहा है कि इन दिस पोजीशन द डिप नीडल विल डिप बाई एन एंगल। तो भैया ट्रू डिप तो आपका 40 डिग्री था, तो अब यहां पर थीटा डैश कितना होना चाहिए? तो आप बताओ, एक थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो। थीटा को 45 मान लो, ठीक है, थीटा को कितना मान लो, 45। तो tan थीटा डैश बराबर 2 डिवाइडेड बाई 1.732 इंटू tan 45। तो 2 डिवाइडेड बाई 1.7 मतलब 1.2, ये आ रहा है tan फाइ डैश। तो फाइ डैश जो है वो क्या 45 डिग्री से बड़ा एंगल मिल रहा है? यस और नो? बात तो सही है, लेकिन 45 से बड़ा कब मिल रहा है? जब आपने इसे 45 माना है, मतलब इसे थीटा को 45 मान रहे हो तो थीटा डैश 45 से बड़ा जा रहा है। थीटा को 45 मानने पर 45 मैंने माना है। अब देखो 2/√, मेरे को थोड़ी 10 की वैल्यूज हैं, नहीं है ना। अब जो गिवन ऑप्शन है इसमें देखो क्या लिखा है, 40, 30, मोर देन 40, लेस देन 30। ये तो गिवन ऑप्शन है, अब इसमें से मुझे सेलेक्ट करना है। तो अब यहां पर यदि आप देख रहे हो तो इसको यदि 45 मान लेते हो, क्योंकि देखो सवाल में उसने एंगल ही ऐसा दिया 40 का, 40 की वैल्यू ही नहीं आती मेरे को भाई, थोड़ी आती है। 37 होता तो मैं मान लेता फटाफट, 3/4 नहीं है, 45 1 है। तो यहां जो वैल्यू आ रही है ये इंडिकेट कर रही है कि फाइ डैश की जो वैल्यू है वो 45 से बड़ी होनी चाहिए। कब? जब यदि आप इसको 45 मान रहे हो, मतलब ये 40 होगा तो ये आंसर 40 से बड़ा ही होगा। यस और नो? सो हम लोग यहां आंसर लगाएंगे मोर देन 40। क्या इसमें किसी को दिक्कत है क्या? तो मैंने बोला था 17 में खतरा, सो यहां पर खतरा आपको प्रतीत हुआ होगा। यस और नो? लेकिन डरना नहीं होता है, क्योंकि जो डर गया वो समझो मर गया। A bar magnet is placed in a north-south direction with its north towards north. In which direction from the center of the magnet will be points of zero magnetic field will lie? देखो क्या हो रहा है कि यहां आपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बार मैग्नेट को रखा है, जहां पर नॉर्थ जो है वो नॉर्थ की तरफ है, साउथ जो है वो साउथ की तरफ है। यस और नो? अच्छा, तो इस नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, और इस नॉर्थ के कारण, ये नॉर्थ पोल के कारण जो आएगा वो इधर आएगा। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि कहीं मैग्नेटिक फील्ड 0 हो सकता है। सिमिलर वे में इस साउथ के कारण इधर, इस साउथ के कारण इधर, तो यहां पर भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो सवाल में यही पूछा है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड जहां 0 है वो पॉइंट्स कहां आएंगे? तो वो इसमें देखोगे तो ये नॉर्थ साउथ आएंगे। अब कई कहेगा सर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट क्यों नहीं आएंगे? सर एक्चुअल में धरती के अंदर की मैग्नेट तो ऐसे है ना बेटा, ये एंगल कितने का है? 11.3 डिग्री का। पूरे 180 में कितने का फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। और धरती अपनी अक्ष पे खुद भी तो टेढ़ी है, उसको कहां कंसीडर किया गया है? तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसको सीधा सीधा मान सकते हैं। ठीक है, हाँ, यदि एंगल काफी बड़ा होता, मतलब लाइक 20, 25, 30 के ऊपर निकल रहा होता, तब हम इस पॉइंट को कंसीडर करते, लेकिन अब इसको कंसीडर करने की कतई आवश्यकता यहां पर नहीं है। ठीक है, चलो। A torque of 2 into 10 to the power minus 4 Newton meter required to hold a magnet at right angles to the magnetic meridian. The torque required to hold it at 30 degree to the magnetic meridian. तो यार टाउ बराबर आ गया mb sin थीटा। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं?
ओके, देखो सवाल में 2 बार टॉर्क है, मैं इसको डायरेक्ट करूं उससे कोई मतलब नहीं है। देखो क्या है 90 डिग्री पर, तो भैया उस समय जो आपका टॉर्क है एम बी साइन 90 है, और ये एम बी बराबर टाउ वन कितना आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है। ये पहली सिचुएशन। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि यदि हमको इसे 30 डिग्री पर होल्ड करना हो टाउ टू, तो ये लिखेंगे एम बी साइन 30, तो भैया टाउ टू बराबर एम बी कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू साइन 30, तो बताओ टाउ टू बराबर 10⁻⁻⁴ आ रहा है। ये इसका आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? देखो पहले वो कह रहा था कि 90 डिग्री पर है तो आपको कितना टॉर्क लग रहा है इतना, लेकिन माना यदि हम इसे 30 डिग्री पर होल्ड करना चाहें, कितने डिग्री पर बेटा 30 डिग्री पर होल्ड करना चाहें तो कितना टॉर्क लगेगा? तो भैया एम बी यहां से मिल गया, साइन 30 1/2 2 ने मारा 2 को, खत्म कहानी 10⁻⁻⁴। एंड नाउ हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन, हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्जेस कम विद हाई वेलोसिटीज फ्रॉम द स्काई टुवर्ड्स अर्थ, स्काई टुवर्ड्स द अर्थ ऑन अकाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, दे वुड बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स। अब इसको ऐसे नहीं समझाया जा सकता, एक सेकेंड रुको। इसको समझने के लिए हमको एक प्लेन जैसी कोई संरचना की आवश्यकता होगी, तो उसी पर हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ऊपर से पार्टिकल्स आ रहे हैं नीचे, ठीक है, तो ऐसे पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो यहां पर क्या बोला गया कि वो कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे, तो आप देखोगे तो एफ एम वेक्टर बराबर लगाओगे क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वास्तविकता में देखो वेलोसिटी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यदि मैं नीचे की डायरेक्शन इसको मान लू तो इधर में मेरा ईस्ट आएगा, इधर में मेरा वेस्ट आएगा, इधर में मेरा ज्योग्राफिक नॉर्थ आएगा, इधर में मेरा ज्योग्राफिक साउथ आएगा। लेकिन जहां पर आपका ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां पर क्या है, वहां कौन है, ये एन जी है, ये एस जी है, मतलब यहां पर एस एन है, अरे रे 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 एस एम है, और यहां आपका एन एम है। ठीक है, ये आए ऐसे, यस और नो। अब आपके पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ होगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। तो नॉर्थ से साउथ जब होगा तो भैया आपके पार्टिकल तो ऐसे आ रहे हैं, यहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है, लेकिन जहां ज्योग्राफिक नॉर्थ है वहां मैग्नेटिक साउथ है। तो इसका मतलब आप क्या करोगे कि इसको ऐसे करोगे तो अंगूठा मेरा इधर आ रहा है, मतलब ईस्ट होगा। सो आंसर विल बी ईस्ट। लेकिन आप इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एफ एम वेक्टर बराबर क्यू, इसे लिख दो माइनस का वी के कैप क्रॉस, ये आ जाएगा बी, और माइनस का जे कैप। तो आंसर एफ एम विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी और आई कैप। ठीक है, नहीं है, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, इसको ईस्ट याद रख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ सवाल ऐसे ही होते हैं जो याद रख ले तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि कई बार आप इसमें अब फिर दिमाग लगाओगे, ये आया ऐसे घुमाया, ऐसे ही क्यों घुमाया, इधर से इधर ही क्यों लेके गए, अरे भैया इधर से इधर इसलिए लेके गए क्योंकि नॉर्थ से साउथ आएगा। भैया धरती का साउथ जो है वो इधर में नॉर्थ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से निकल रही थी, वो डायग्राम याद करो, धरती के साउथ से धरती के नॉर्थ की तरफ निकलती हुई आ रही थी, मतलब वो नॉर्थ पोल होना चाहिए था, लेकिन नॉर्थ सीकिंग के बेसिस पर कहानी चलाते हैं। तो ये आया इधर से, तो इधर जो नॉर्थ है वो साउथ हो गया, तो इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो आप अंगूठा इधर से इधर घुमाओगे। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और कष्ट ले लेता हूं, ये है धरती,
NGSG, और इसके ऊपर लिख देता हूं मैं SM, और ये आएगा NM। तो भैया अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब ये इधर है मतलब यहां पर आप देखो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मैंने डायरेक्शन इधर दे दी, तो पार्टिकल ऊपर से आए तो अंगूठा इधर घुमा, सॉरी उंगलियों को इधर लड्डू बनाना है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये मेरी तरफ आ रहा है, मेरा मतलब ये ईस्ट है, तो इसलिए बेटा आंसर ईस्ट है। रट लो या समझ लो, ये कहीं ना कहीं आप पर निर्भर करता है। सो दैट्स इट, ऑप्शन नंबर डी इज ईस्ट, इट इज करेक्ट आंसर। श्योर। तो इस प्रकार से हमने अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड भी सवाल कर लिए और बाकी टॉर्क वर्कडन वगैरह से रिलेटेड भी सवाल यहां पर देख लिए हैं। ठीक है, श्योर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए